मीडिया पे कहा, मुझे नहीं लग रहा था कि वो 4 करेंगे। अब जिन चारों ने अपने ईमान का सौदा किया है वो अपने अल्लाह या भगवान को है जवाब दें, बाकी ठीक है, अब जो है सो है। उमर साहब, उन 4 लोगों का नाम सामने आएगा क्या? उस पर कुछ बात ना, मैं तो चाहूंगा कि सामने आए, क्योंकि न सिर्फ तीसरी नोटिफिकेशन पे बीजेपी ने 4 वोट ज्यादा दिए हैं, बल्कि दूसरी नोटिफिकेशन पे भी आरओ के मुताबिक 28 की जगह बीजेपी उसका भी मैंने जवाब दिया है ना। एक हमारे ऑनरेबल इंडिपेंडेंट मेंबर ने बूथ में जाके उनका हाथ पैर आगे पीछे हुआ, लेकिन वोट डालने के फौरन बाद वो यहाँ इसी कमरे में आए और कहा, ना मैं ये एडमिट करना चाहता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मुझे जो डमी वोटर स्लिप दिया गया मुझे वो मुझे खोलने की इजाज़त नहीं दी गई और मैंने गलत जगह वोट डाला, तो इसको आप आगे जाके दुरुस्त करिए। अगर वो चाहते थे वो इस पर खामोश रहते और फिर हमें पता नहीं होता ये किसने किया, लेकिन मुझे मालूम है वो कौन से इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया। तो हमें मालूम है कि तीसरे सीट पे हमें 1 वोट कम पड़ा, तीसरे चौथे में एक इधर उधर गया, लेकिन इसमें कोई घपला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। बट ऑन द लास्ट सीट 4 वोट्स वेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, 3 डिलिबरेटली डिस्ट्रॉयड देयर वोट्स। उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया नहीं, सीधा सेकंड प्रेफरेंस लिखा। सो क्लियरली बीजेपी मेड अटेम्प्ट्स to lure people. On what basis they were lured, whether they were induced or anything, that only BJP can answer. उमर साहब, कुछ मेंबरान ने आज महराज मलिक पे डिस्कशन का कहा है, यहाँ पे क्या आपको लगता है कि हाउस को डिस्कशन करना चाहिए महराज? अब इस पे भी स्पीकर साहब ने अपनी राय दी है। अब बदकिस्मती की बात यह है कि अगर इसी तरह हर सब जुडिस मामले को हमारे दायरे इख्तियार से बाहर रखा जाएगा तो लोग खचाखच अदालत में केस भरना शुरू करेंगे ताकि हम किसी चीज़ पे बात ही ना कर पाएँ। लेकिन तब भी स्पीकर साहब कस्टोडियन है हाउस के, उनके फैसले हमारे सिर आंखों पर। लेकिन चलिए, हाउस के अंदर नहीं तो आपके सामने हम बात करेंगे, हाउस के बाहर बात करेंगे। मैं तो मान के चलता हूँ ना कि महराज मलिक ने जो भी किया वो पीएसए के लायक नहीं था। अगर उनका डीसी के साथ या किसी और अफसर के साथ गाली गलोच तो है, वो पीएसए के लायक तो नहीं है। इसी के साथ जैसे मैंने पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में कहा, यहाँ तो मरकज़ के एक वज़ीर ने पूरे मुसलमान कौम को कहा कि ये नमक हराम है। अगर पूरे मुसलमान कौम को नमक हराम करार देना वो ठीक है, तो फिर महराज मलिक ने क्या गलत कहा? उसको पीएसए तो लगना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी वो स्पीकर साहब कर सकते हैं, वो इस हाउस के मेंबर हैं। स्पीकर साहब एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के उस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन ये पीएसए एक इलेक्टेड मेंबर के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करना ये सरासर गलत है ना। डेली वेजर्स के मामले में हाउस के सामने एक कमेटी तश्कील की गई। उस कमेटी को हेड चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। उन्होंने अपना काम जो है काफ़ी हद तक मुकम्मल किया है। थोड़ा सा और काम इसमें करना बाकी है। रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने आ जाए तो फिर हम देख लेंगे उस रिपोर्ट में क्या है और हमें क्या करना होगा। मैं कह नहीं सकता हूँ। ये चीफ सेक्रेटरी साहब और उनके साथ जो अफसर इस कमेटी में है वो अपना काम मुकम्मल करें तो उसके बाद से पीछे रहे बड़गाम में, क्या कोई फर्क पड़ेगा उससे? तब नतीजे निकल जाए तो पता चलेगा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए या कैंपेन ना करने के लिए मजबूर नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं। बहुत है नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं। और उमर साहब, फारूक साहब recently said that BJP wanted to have a deal with the national conference on the head of the Rajya Sabha election. So how would you like to react? What was the deal? What was the understanding? Because BJP has there was no understanding. There was no if there had been an understanding. Look, please understand, this sort of attempt of death by 1,000 cuts, this is also incorrect, because at the end of the day today, the only party that is taking the BJP head on in Jammu and Kashmir is the National Conference. We are the ones who took them on in the Rajya Sabha elections, nobody else.
Congress could have fielded a candidate, they chose not to. चलिए ठीक है. In Nagrota, please tell me where are the candidates from the other parties? Where is PDP's candidate in Nagrota? Congress also at the last minute told us they will not fight. Then I had to scramble to find a candidate. Otherwise we were ready to support the Congress in Nagrota. But today, the only party in Jammu and Kashmir that is fighting the BJP on the ground electorally is the National Conference. I think that has to count for something. तो ये जो बेबुनियाद बातें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, जनाब हम वो लोग नहीं है ना जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करते हैं. हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, हम खुलेआम करते हैं ना. मैंने बंद कमरे में चोरी छुपे वाजपेयी साहब की हुकूमत नहीं की मदद नहीं की. मैं एनडीए में शामिल होके उनकी हुकूमत में गया. सही गलत वो दूसरी बात है. हम धोखा नहीं देते लोगों को. अगर हमें बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी होती, हम उनसे कह देते ना, जो 2 सीटों पे आपने अपने उम्मीदवार खड़े किए उनको उतार दीजिए, मैं इमरान नबी डार को विड्रॉ करा लूंगा. इलेक्शन होगा नहीं, आप 1 ले लीजिए, हम 3 ले लेंगे. लेकिन हमने वो भी नहीं किया. हमने कहा नहीं ठीक है, इस बात के बावजूद कि 4थी सीट मीडिया ने बीजेपी को दे दी, हम तब भी ये इलेक्शन लड़ेंगे. और हमने जितना हमसे हो सका हमने किया. मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है कि अब हम और कुछ कर सकते थे, हमने किया. अब अगर कुछ लोगों ने अपना ईमान बेचा, उसके लिए हम कसूरवार नहीं हैं. नगरोटा में हम आज बीजेपी को एक अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं और ये हम देते रहेंगे. कोई बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. हाँ, मेरी ये कोशिश है कि मरकज़ के हुकूमत के साथ थोड़े से हमारे ताल्लुकात ठीक रहें ताकि हुकूमत का कामकाज ठीक हो. लेकिन हुकूमत के ताल्लुकात और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के ताल्लुकात, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का कहीं पे भी ना रिश्ता है ना रिश्ता बनेगा. बाकी मेरे ताल्लुकात मरकजी हुकूमत के साथ क्या होंगे वो दूसरी बात. मतलब विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आपने वहाँ पे मुस्लिम दायरा उतारा है, वो आप का दावा वहाँ पर कर रहे हैं. क्यों, आपको क्या लगता है ना, आप हिंदू मुसलमान को वोट नहीं देते? यही तो मुसीबत है ना. इसी वजह से तो 15% आबादी को जो है इस हुकूमत में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि हिंदू ना मुसलमान को वोट देगा ना मुसलमान हिंदू को वोट देगा. आप भूल गए शायद ना, जम्मू पार्लिमानी सीट वो सीट है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मुस्लिम उम्मीदवार जीत के गया. उस वक्त भी जम्मू पार्लियामेंट सीट हिंदू मेजॉरिटी थी, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट जीत के गया. जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी सीटों से हिंदू उम्मीदवार जीत के गए हैं. यहाँ हिंदू मेजॉरिटी सीटों से जम्मू कश्मीर में सिख जो हैं वो आए हैं. तो ये आपने कैसे सोचा ना कि हम इतने फिरका परस्त बन गए हैं कि कोई हिंदू आज मुसलमान को वोट नहीं देगा या मुसलमान हिंदू को वोट नहीं देगा. आप उम्मीदवार देखिए, उम्मीदवार का किरदार देखिए, उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए. बीजेपी से पूछिए, ये वो पार्टी है जो कहती है हम खानदानी राज में भरोसा नहीं रखते, लेकिन उम्मीदवार किस बुनियाद पर तय किया है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ. अगर सिर्फ उम्मीदवार को ही तोलें तो हमारे उम्मीदवार में क्या कमी है ना. डीडीसी की मेंबर रही हैं, लोगों की खिदमत की है. आप सिर्फ मजहब देख के कहते हो कि वो जीतने के लायक ही नहीं है. सर कहा है कि the government is ignoring public concern while being engaged in a debate that who is with BJP and who is against BJP. मैं मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के. उनका ये बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा. हालांकि मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. जैसे उन्होंने मेरा नंबर देखा और फ़ोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि ना आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीज़ें कही गई हैं मैंने कहे हैं. लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि ना मैंने इतना ज़रूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए. वो तो मेरे वालिद साहब ही मुझे कहते हैं. तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ़ साहब में कोई फ़र्क है नहीं. मैं उनको उसी नज़रिए से देखता हूँ. मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका मशवरा मेरे सिर आँखों पे. बाकी मैंने एक उनके बेटे के हिस्से से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे ज़रूर एक गुजारिश की. मैंने उनसे कहा, मियाँ साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के
आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे, ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा, हम ही बात कर लेंगे, उतना ही ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। जम्मू कश्मीर उनका ना आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो, जमीन आसमान का फर्क ना। सर, जम्मू कश्मीर की जो फिरका वाराना हम आहंगी है जो पहले से ही बरकरार थी, लेकिन अब जो ये मजहबी बातें इसमें की जा रही है हिंदू मुस्लिम, इसको बरकरार रखने के लिए, इंस्टीट्यूट को जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम इन चीज़ों को ना इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, ना इन चीज़ों की बुनियाद पे अपना काम करते हैं। मुझे अगर हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर ये सब करना होता, मुझे जम्मू से कितनी सीटें मिली ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक उम्मीदवार जीता वहाँ से, बाकी जो हमारी मदद कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं। मैंने तब भी जम्मू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया, ये समझते हुए कि जम्मू की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैंने एक और मंत्री बनाया, मैंने पीर पंचाल से एक मिनिस्टर लिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम मजहब और इन चीज़ों को नहीं, हम जम्मू कश्मीर को जोड़ के चलाना चाहते हैं। बाकी बीजेपी की हमेशा कोशिश रही है कि लोग अलग हो जाएं, बिखर जाएं, आपस में लड़ें, लेकिन हम उनको इन चीज़ों में कामयाब होने नहीं देंगे। हाँ, एक सेकंड, मैंने कहा ना, जब तक आप थकते नहीं हो मैं उठूंगा नहीं। थक गए? देखिए ना, any by-election is a challenge for a government. We are taking this by-election also as a challenge. This challenge is multiplied by the complexities of the voter sort of distribution in Budgam. It is also multiplied by some element of internal politics that is playing out. That said, I am hopeful that the people of Budgam will make the right choice. And that choice is simply this: there are 4 more years of this government. I am sure the people of Budgam are concerned with their day-to-day issues. बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, सेहत, तालीम, ये सब चीज़ें, सोशल वेलफेयर की स्कीमें, ट्रांसपोर्ट। आमतौर पे लोग कहते हैं ना, अब जितना नज़दीक बडगाम श्रीनगर से है उतनी ही डेवलपमेंट बडगाम की कम हुई है। उस चीज़ को हम दुरुस्त करना चाहते हैं। बडगाम की नुमाइंदगी हुई है लेकिन बडगाम की तरक्की नहीं हुई है। अब इसके लिए वो लोग कसूरवार हैं जिन्होंने इतने साल जो है वहाँ बडगाम की नुमाइंदगी की। अब चलिए कोई बात नहीं, उनसे नहीं हुआ, हम कर लेंगे ना। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि बडगाम के लोग इस चीज़ को पहचानते हुए कि बेहतर होगा कि एमएलए जो है वो हो जो हुकूमत के साथ जुड़ा रहे, जो कम से कम छोटे मोटे बड़े काम जो हैं वहाँ करवा पाएँ। बाकी कैंपेन मैं यहाँ से नहीं करूँगा, ग्राउंड पे पहुँच जाऊँगा, आप लोगों से मुलाकात होगी। और तारीख 50 साल के बाद चेंज होगी क्या? महबूबा मुफ्ती का कल का जो बयान था वहाँ बडगाम में जाके कि 50 साल यहाँ हो गए हैं, नुमाइंदगी अभी तक फेल है, और जब से चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ की कुर्सी छोटी, कितनी मरतबा बडगाम आएंगे? कोई नहीं, अब मैं बडगाम के हवाले से मैं अपना जवाब वहीं दे दूंगा। बडगाम के लिए पिछले 1 साल में हमने कितना किया, मैंने खुद कितना बडगाम के लिए किया, मैं वहाँ पे ज़मीन पे बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक 50 साल के बाद यहाँ तारीख बदलने की, वो तो उन्होंने पहले ही किया था। वो तो 2015 में किया जब बीजेपी के साथ हाथ मिला के उनको हुकूमत में शामिल किया। तो वो जैसे लोग जो पहले ही यहाँ हमारी तारीख बदल चुके हैं, जिनका खमियाजा हम अभी भी भुगत रहे हैं, वो इन चीज़ों पे कम ही टिप्पणी करें तो बेहतर होगा। आर यू टायर्ड नाउ? थैंक यू। बीजेपी ने आज इल्जाम लगाया कि रीजन और रिलीजन के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन का सोचा जा रहा है। मैंने उसका जवाब हाउस में दिया ना। बीजेपी को शायद इस बात की गलतफहमी है कि हम हुकूमत उनकी तरह करते हैं। हम मज़हब या इलाका देख के फैसले नहीं करते। ये बीजेपी वाले हैं जिन्होंने मरकज़ी हुकूमत में इस मुल्क के लगभग 15% आबादी को हुकूमत से बाहर रखा है। आज बीजेपी का ना लोकसभा में ना राज्यसभा में एक भी मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट है। मरकज़ी हुकूमत में एक भी मुसलमान जो है वज़ीर बनने के उनको काबिल नज़र नहीं आया। तो वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, फिर हमारे ऊपर जो है
उंगली उठाने का काम करें। मैंने जैसे हाउस में कहा, हम नुकसान देख के फैसला करेंगे, इलाका या मज़हब देख के नहीं। जिस इलाके का नुकसान हुआ है कम ज़्यादा, उस हिसाब से जो है मरकज़ से पैकेज मांगा जाएगा। पैकेज मिलते ही वो पैसे जो हैं वो लोगों के बीच में हम बांटना शुरू करेंगे। सीधी सी बात है। क्रॉस वोटिंग के हवाले से भी काफ़ी इल्ज़ाम लगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश के लिए जो है SIR अनाउंस करने जा रहा है, सो हाउ डू यू व्यू दिस? अब पहले ही बिहार में SIR को लेके कुछ खदशात और कुछ शिकायतें की गई हैं। अभी तक तो ये भी नहीं मालूम कि SIR कराने वालों को उस SIR का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बिहार का इलेक्शन मुकम्मल होने दीजिए, पहले हम देखें कि वाकई क्या उस SIR का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद फिर बाकी मुल्क में उसको लागू करने की बात करें। अभी तक तो बिहार का जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी इंडिपेंडेंस खो के किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में ये काम कर रहे हैं। और हमने ये पहले भी देखा है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं किया गया, एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गया। जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह नई सीटें बनी, उसका सीधा सीधा एक ही पॉलिटिकल पार्टी और उसके खैर का जो है उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। उनको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई क्या SIR जो है वो वोटर के फ़ायदे की बात है या नहीं। आने वाले दिनों में यहाँ सिर्फ सड़क, पानी, बिजली की बात होगी या जो हमारी पॉलिटिकल शिनाख्त है उसको रिस्टोर करने की बात? अब हम तो रिस्टोर करने वाली बात करना चाहते थे, लेकिन शायद अब स्पीकर साहब की तरफ से हमारे ऊपर इसमें अब एक पाबंदी लगाई गई है। मुझे कोई एतराज़ नहीं था अगर किसी एक ऑनरेबल MLA साहब ने शायद स्टेटहुड के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें फिर स्पीकर साहब ने सब जुडिस का वो कह के उसको मंजूरी नहीं दी। हम चाहते थे कि स्टेटहुड की बात जो है यहाँ हाउस में हो, लेकिन इस हाउस के कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों से बात करते हुए बिलों के हवाले से ये जवाब दिया कि कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सा बिल हाउस के सामने आता है, वो फ़ैसला सिर्फ स्पीकर साहब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता था कि स्टेटहुड पे कोई ऐसी बात आ जाए जिससे कि हमें पता चले। देखना, मुझे मालूम है मैं स्टेटहुड के मामले पर कहाँ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि स्टेटहुड का अगर कोई रेजोल्यूशन हाउस के सामने आ जाता है तो मैं और मेरे साथी किस तरह वोट करेंगे। लेकिन यहाँ एक 28 मेंबरों की जमात है जिसका हमें कोई पता नहीं है कि वो स्टेटहुड के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने स्टेटहुड को लेके जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट ज़रूर मांगे, लेकिन मरकज़ ने अभी तक वो स्टेटहुड हमें दिया नहीं। मैं चाहता था कि एक रेजोल्यूशन, ऐसा कोई मौका हमें हाउस में मिले जिससे कि वो 28 मेंबर जो हैं अपनी बात वोट के ज़रिए क्लियर करें कि स्टेटहुड के मामले में वो 28 लोग कहाँ पे खड़े हैं। देखना सुने, जब तक आप सवाल करते हुए थक नहीं जाओगे तब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा। इसलिए मेहरबानी करके एक एक कर लीजिए। मैं आप एक डायरेक्शन में आ जाते हैं ना, मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म कर। सर, ये जो सियासी मामले हैं आपकी काम में कितनी रुकावट पैदा करते हैं? क्या ये जो सियासी मामले हैं, खासकर स्टेटहुड या अभी आप UT के वज़ीर आला हैं, जो आप यहाँ पे तैमूर तरक्की करना चाहते हैं, उसमें कितनी रुकावटें तो लेकिन अगर कोई रुकावट नहीं होती, मैं क्या पागल हूं कि मैं स्टेटहुड मांगता? अगर UT में ही काम करना इतना आसान है जितना स्टेट, तो एक तो सारे स्टेट्स कहते हैं कि हमें UT बनाओ, और दूसरा हम स्टेटहुड की बात ही नहीं करते। जाहिर सी बात है कि इश्यूज सामने आ ही जाती हैं, अफसर हमारे चॉइस के लगते नहीं। महकमा मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, जवाब मुझे देना है हाउस में, लेकिन अफसर मेरे चॉइस का लगता नहीं। अब आज आपने देखा मिनिस्टरों की बात, कौन सा अफसर कहाँ से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके हाउस के सामने पेश कर देता है, जवाबदेह मिनिस्टर बनता है, वो नहीं जिसने उस अफसर को उस जगह तैनात किया। ये एक मिसाल है, और भी इस तरह के मिसाल हैं ना। कई सारे ऐसे इदारे हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए थे, जो अभी भी नहीं है। मैं कितनों की मिसाल आपको दे दूं।
2 यूनिवर्सिटियां हैं, कल्चरल एकेडमी है, स्किम्स है, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, कई सारी चीज़ें हैं जो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई हैं। रुकावटें हैं। अब हम इसलिए तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना कि स्टेटहुड हमें वापस दे दो ताकि ये सारे इख्तियारात हमारे पास हों। उमर साहब, बिजनेस रूल्स की फाइल आपने एलजी साहब को वहाँ पर भेज दी है, उस पर अभी तक क्या रिस्पॉन्स आया है कि अप्रूव होगी कि नहीं होगी? ना, मरकज़ के साथ कुछ अफसरों की बातचीत हुई है, एक दो राउंड डिस्कशन का हुआ है, कुछ सवाल वहाँ से उठाए गए हैं, लेकिन हम तो उनसे कह रहे हैं ना, जो बिज़नेस रूल्स हमने भेजे हैं वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भेजे हैं। हमने कहीं पे भी उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आगे पीछे काम करने की कोशिश नहीं की, उनको मंजूरी दी जानी चाहिए। So yesterday you said in an interview that you will set a finite deadline to resign. I'm not going to say any. I'm not going to say. I'm not going to say anything more on that now. Because I'm not. Look, if I please, I'm sorry, but please, the person who conducted that interview also tried to. If you saw the interview, tried to ask me questions around this. I didn't answer them. If I didn't answer her, why do you think I'll answer you? I have nothing more to say on I that. wanted to ask that are you not hopeful that the government of India will restore the statehood? ना, मैं तो पहले दिन से होपफुल था। मेरे होपफुलनेस में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी है। लेकिन जितना ज़्यादा ये सिलसिला चलता रहेगा, जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, होपफुलनेस कम ही हो जाएगी ना, बढ़ेगी नहीं। जितना आप हमें और इंतज़ार कराओगे उतना ही हम कम होपफुल होंगे। लेकिन अभी भी सिर्फ साल 1 हुआ है, अभी भी होपफुलनेस है। इसी होपफुलनेस के दौरान हो जाए तो अच्छा है। व्हाट नेक्स्ट वेयर? अगर इसमें लंबा इन्होंने खींच लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गवर्नमेंट? तब वो वहाँ तक पहुँचे फिर बात करिए। अभी तक तो अभी साल हुआ ना, बात करेंगे। सर, वोट चोर के बीच में जो इकोज यहाँ पर असेंबली में अभी सुने गए, उसमें फिर से एक बार सजाद ने कहा कि मैच फिक्स था, उस पर क्या कहेंगे सर? ना, पहले जो शख्स इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार ही नहीं था, वो किस चीज़ पे टिप्पणी करे? पहले तो वो ये बताए ना, उनको क्या मजबूरी थी बीजेपी की मदद करने की। अगर वो इतना ही चाहते थे कि मैच फिक्सिंग ना हो, कम से कम आके अपने वोट का इस्तेमाल करते। हंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें खामोश रहने के लिए यहाँ नहीं भेजा। हंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें डबल रोल करने के लिए यहाँ नहीं भेजा। कम से कम खुलेआम वो कहते कि हाँ जी वो बीजेपी के साथ है या नहीं है। और जिस दिन ये इलेक्शन अनाउंस हुआ, उस दिन मैंने ये कहा कि जो लोग इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते या एब्सटेन करते हैं, वो सीधा सीधा बीजेपी की मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जो लोग पहले तो अब मेरी याददाश्त जो है सो है, आप लोगों की याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है मुझे। राज्यसभा के इलेक्शन से पहले आप लोगों के अखबार जिनके नाम यहाँ मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, आप लोगों ने पहले ही 3-1 किया था। तो जब 3-1 निकला, इसमें फिक्स मैच कहाँ? तो फिर फिक्स मैच में आप लोग पहले शामिल थे। आपने तो वोटिंग से पहले ही नतीजा ऐलान किया था। हम तो लड़ रहे थे। मैं कितने आपके अखबारों के नाम लूँ, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, जिन्होंने नतीजों से पहले ही कहा था कि ना नतीजा 3-1 होगा। आप लोगों ने सोशल, एक मिनट मुझे बात करने दीजिए, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी यही लिखा था कि 3-1 होगा। हमने तब भी मुकाबला किया, कोशिश की कि हम जीतें, लेकिन पहले दिन से हमारी कोशिशों में एक मुश्किलात आई जब हंदवाड़ा के एमएलए साहब ने इलेक्शन से बाहर रहने का फैसला किया। उसके बाद बीजेपी को सिर्फ 29 चाहिए थे, उनके पास 28 थे। अब एक आध हम शायद उनके लिए करना आसान होता। मैंने जैसे सोशल मीडिया पे कहा